मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 7। आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। कथावाचक सोनम। बेचारी पूर्णा पंडाइन चौबाइन मिश्राइन आदि के चले जाने के बाद रोने लगी। वो सोचती थी कि हाय, अब मैं ऐसी मनहूस समझी जाती हूँ कि किसी के साथ नहीं बैठ सकती। अब लोगों को मेरी सूरत काटने दौड़ती है। अभी नहीं मालूम क्या क्या भोगना बदा है। हे नारायण, तू ही मुझ दुखिया का बेड़ा पार लगा। मुझ पर ना जाने क्या कुमति सवार थी कि सिर में एक तेल डलवा लिया। ये निगोड़े बाल न होते तो काहे को आज इतनी फजीहत होती। इन्हीं बातों की सुधि करते करते जब पंडाइन की ये बात याद आ गई कि बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं, तब उसने सिर पर हाथ मारकर कहा, अब जब वो आप ही आप आते हैं तो मैं कैसे मना कर दूं? मैं तो उनका दिया खाती हूँ। उनके सिवाय अब मेरी सुधि लेने वाला कौन है? उनसे कैसे कह दूं कि तुम मत आओ? और फिर उनके आने में हरज ही क्या है? बेचारे सीधे साधे भले मनुष्य हैं, कुछ नंगे नहीं, शोहदे नहीं, फिर उनके आने में क्या हरज है? जब वो और बड़े आदमियों के घर जाते हैं तब तो लोग उनको आंखों पर बिठाते हैं। मुझ भिखारिन के दरवाजे पर आवे तो मैं कौन मुंह लेकर उनको भगा दूं? नहीं नहीं, मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो मुझ पर विपत्ति आ ही पड़ी, जिसके जो जीव में आवे कहे। इन विचारों से छुट्टी पाकर वो अपने नियमानुसार गंगा स्नान को चली। जब से पंडित जी का देहांत हुआ था तब से वो प्रतिदिन गंगा नहाने जाया करती थी, मगर मुंह अंधेरे जाती और सूर्य निकलते लौट आती। आज इन बिन बुलाए मेहमानों के आने से देर हो गई। थोड़ी देर चली होगी कि रास्ते में सेठानी जी की बहू से भेंट हो गई। इसका नाम रामकली था। ये बेचारी 2 साल से रंडापा भोग रही थी। आयु 16 अथवा 17 साल से अधिक न होगी। वो अति सुंदरी नक्शिक से दुरुस्त थी। गात ऐसा कोमल था कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। जवानी की उम्र मुखड़े से झलक रही थी। अगर पूर्णा पके हुए आम के समान पीली हो रही थी तो वो गुलाब के फूल की भांति खिली हुई थी। न बाल में तेल था, न आंखों में काजल, न मांग में सिंदूर, न दांतों पर मिस्सी, मगर आंखों में वो चंचलता थी, चाल में वो लचक और होठों पर वो मनभावनी लाली थी कि जिससे बनावटी श्रृंगार की जरूरत न रही थी। वो मटकती इधर उधर ताकती मुस्कुराती चली जा रही थी कि पूर्णा को देखते ही ठिठक गई और बड़े मनोहर भाव से हंस कर बोली, आओ बहन आओ, तुम तो मानो बताशे पर पैर धर रही हो। पूर्णा को ये छेड़छाड़ की बात बुरी मालूम हुई, मगर उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, क्या करूं बहन, मुझसे तो और तेज नहीं चला जाता। रामकली, सुनती हूं कल हमारी डाइन कई चुड़ैलों के साथ तुमको जलाने गई थी। मानो मुझे सताने में अभी जी नहीं भरा। तुमसे क्या कहूँ बहन, ये सब ऐसा दुख देती है कि जी चाहता है कि माहुर खा लूं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन अवश्य यही होना है। नहीं मालूम ईश्वर का क्या बिगाड़ा था कि स्वप्न में भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ। भला तुम तो अपने पति के साथ 2 वर्ष तक रही भी, मैंने तो उसका मुंह भी नहीं देखा। जब तमाम औरतों को बनाव सिंगार किए हंसी खुशी चलते फिरते देखती हूँ तो छाती पे सांप लौटने लगता है। विधवा क्या हो गई, घर भर की लौंडी बना दी गई। जो काम कोई न करे वो मैं करूं, उस पर रोज उठते जूते और बैठते लात। काजर मत लगाओ, मिस्सी मत लगाओ, बाल मत गुथाओ, रंगीन साड़ियां मत पहनो, पान मत खाओ। एक दिन एक गुलाबी साड़ी पहन ली तो चुड़ैल मारने उठी थी। जी में तो आया कि सिर के बाल नोच लूं, मगर विष का घूंट पीकर रह गई। और वो उसकी बेटियां और बहुएं मुझसे कन्नी काटती फिरती हैं। भोर के समय कोई मेरा मुंह नहीं देखती। अभी पड़ोस में एक ब्याह पड़ा था, सब की सब गहने से लद लद गाती बजाती गई। एक मैं ही अभागिन घर में पड़ी रोती रही। भला बहन, अब कहाँ तक कोई छाती पर पत्थर रख ले? आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी तो जवानी है। दूसरों का राग रंग हंसी चुहल देख देख अपने मन में भी भावना होती है। जब भूख लगे और खाना ना मिले तो हार कर चोरी करनी पड़ती है। ये कहकर रामकली ने पूर्णा का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराकर धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। बेचारी पूर्णा दिल में कुढ़ रही थी कि इसके साथ क्यों लगी। रास्ते में हजारों आदमी मिले, कोई इनकी ओर आंखें फाड़ फाड़ घूरता था, कोई इन पर बोलियां बोलता था, मगर पूर्णा सिर को ऊपर न उठाती थी। हाँ, रामकली मुस्कुरा मुस्कुरा कर बड़ी चपलता से इधर उधर ताकती, आंखें मिलाती और छेड़छाड़ का जवाब देती जा रही थी। पूर्णा जब रास्ते में मर्दों को खड़े देखती तो कतरा के निकल जाती, मगर रामकली बरबस उनके बीच में से घुस कर निकलती थी। इसी तरह चलते चलते दोनों नदी के तट पर पहुंची। 8 बज गए थे। हजारों मर्द स्त्रियां बच्चे नहा रहे थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई सूर्य देवता को पानी दे रहा था। माली छोटी छोटी डालियों में गुलाब, बेला, चमेली के फूल लिए नहाने वालों को दे रहे थे।
चारों ओर जय गंगा का शब्द हो रहा था। नदी बाढ़ पर थी। उस मटमैले पानी में तैरते हुए फूल अति सुंदर मालूम होते थे। रामकली को देखते ही एक पंडे ने कहा, इधर सेठानी जी, इधर। पंडा जी महाराज पीताम्बर पहने, तिलक मुद्रा लगाए, आसन मारे, चंदन रगड़ने में जुटे थे। रामकली ने उसके स्थान पर धोती और कमंडल रख दिया। पंडा ने घूर कर कहा, ये तुम्हारे साथ कौन है? रामकली ने आंखें मटका कर कहा, कोई होगी, तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? जरा नाम सुन के कान खुश कर ले। ये मेरी सखी है, इसका नाम पूर्णा है। पंडा ने हंसकर कहा, ओहो, कैसा अच्छा नाम है भी तो पूर्ण चंद्रमा के समान। धन्य भाग्य है कि ऐसे जजमान का दर्शन हुआ। इतने में दूसरा पंडा लाल लाल आंखें निकाले, कंधे पर लठ रखे, नशे में चूर, झूमता झामता आ पहुंचा और इन दोनों ललनाओं की ओर घूर कर बोला, अरे राम भरोसे, आज तो तेरे चंदर का रंग बहुत चोखा है। राम भरोसे, तेरी आंखें काहे को फूटे हैं? प्रेम की बूटी डाली है तब जाकर ऐसे चोखा रंग भया। पंडा, तेरे भाग्य को धन्य है। रामकली की तरफ देखकर, ये रक्त चंदन तो तूने पहले ही रगड़ रखा था। पूर्णा की तरफ इशारा करके, परंतु इस मलयगिर के सामने तो उसकी शोभा ही जाती रही। पूर्णा तो ये नोकझोंक समझ समझ कर झेपी जाती थी, मगर रामकली कब चूकने वाली थी। हाथ मटका कर बोली, ऐसे करम ठंडियों को थोड़े ही मलयगिर मिला करती है। राम भरोसे, अरे बोरे, तू इन बातों का मर्म क्या जाने। दोनों ही अपने अपने गुण में चोखे हैं, एक में सुगंध है तो दूसरे में रंग है। पूर्णा मन में बहुत लज्जित थी कि इसके साथ कहाँ फंस गई। अब तक वो नहा धो के घर पहुंची होती। रामकली से बोली, बहन, नहाना हो तो नहाओ, मुझको देर होती है। अगर तुमको देर हो तो मैं अकेले जाऊं। राम भरोसे, नहीं जजमान, अभी तो बहुत सवेरा है, आनंद पूर्वक स्नान करो। पूर्णा ने चादर उतारकर धर दी और साड़ी लेकर नहाने के लिए उतरना चाहती थी कि एकाएक बाबू अमृत राय एक सादा कुर्ता पहने, सादी टोपी सिर पर रखे, हाथ में नापने का फीता लिए चंद ठेकेदारों के साथ आते दिखाई दिए। उनको देखते ही पूर्णा ने एक लंबी घूंघट निकाल ली और चाहा कि सीढ़ियों पर उतर जाऊं, मगर लाज ने उसके पैरों को वहीं बांध दिया। बाबू साहब को सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई नापनी थी, क्योंकि वहां एक जनाना घाट बनवा रहे थे। वो पूर्णा के निकट ही खड़े हो गए और कागज पेंसिल पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो पैर सीढ़ी के नीचे जा पड़ा। करीब था कि वो औंधे मुंह गिरे और चोट चपेट आ जाए कि पूर्णा ने झपटकर उनको संभाल लिया। बाबू साहब ने चौंक कर देखा तो दाहिना हाथ एक सुंदरी के कोमल हाथों में है। जब तक पूर्णा अपना घूंघट बढ़ावे वो उसको पहचान गए और बोले, प्यारी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। पूर्णा ने इसका कुछ जवाब न दिया। इस समय न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसू भरा आता था। हाय नारायण, जो कहीं वो आज गिर पड़ते तो क्या होता, यही उसका मन बार बार कहता था। मैं भले संयोग से आ गई थी। वो सिर नीचा किए गंगा की लहरों पर टकटकी लगाए यही बातें गुनती रही। जब तक बाबू साहब खड़े रहे उसने उनकी ओर एक बार भी न ताका। जब वो चले गए तो रामकली मुस्कुराती हुई आई और बोली, बहन, आज तुमने बाबू साहब को गिरते गिरते बचा लिया। आज से तो वो और भी तुम्हारे पैरों पर सिर रखेंगे। पूर्णा ने कड़ी निगाहों से देखकर कहा, रामकली, ऐसी बातें ना करो। आदमी आदमी के काम आता है। अगर मैंने उनको जरा संभाल लिया तो इसमें क्या अनोखी बात हो गई। रामकली, ए लो, तुम तो जरा सी बात पर तिनक गई। अपनी अपनी रुचि है, मुझको ऐसी बातें नहीं भाती। अच्छा, अपराध क्षमा करो, अब सरकार से दिल लगी ना करूंगी। चलो तुलसी दल ले लो। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी, सूरज माथे पर आ गया है। जब तक इधर उधर जी बहले तो अच्छा है। घर पर तो जलते अंगारों के सिवाय और कुछ नहीं। जब दोनों नहाकर निकली तो फिर पंडों ने छेड़ना चाहा, मगर पूर्णा एकदम भी ना रुकी। आखिर रामकली ने भी उसका साथ छोड़ना उचित न समझा। दोनों थोड़ी दूर चली होंगी कि रामकली ने कहा, क्यों बहन, पूजा करने ना चलोगी? नहीं सखी, मुझे बहुत देर हो जाएगी। आज तुमको चलना पड़ेगा। तनिक देखो तो कैसे विहार की जगह है। अगर 2-4 दिन भी जाओ तो फिर बिना नित्य गए जी न माने। तुम जाओ, मैं ना जाऊंगी, जी नहीं चाहता। चलो चलो, बहुत इतराओ मत, दम की दम में तो लौटे आते हैं। रास्ते में एक तंबोली की दुकान पड़ी।
काठ के पटरों पर सफ़ेद भीगे हुए कपड़े बिछे थे। उस पर भांति भांति के पान मसालों की खूबसूरत डिबिया, सुगंध की शीशियां, 2-3 हरे हरे गुलदस्ते सजाकर धरे हुए थे। सामने ही 2 बड़े बड़े चौखटेदार आईने लगे हुए थे। पनवाड़ी एक सजीला जवान था। सिर पर 2 पल्ली टोपी चुनकर टेढ़ी दे रखी थी। बदन में तंजेब का फंसा हुआ कुर्ता था, गले में सोने की तावीजें, आंखों में सुरमा, माथे पर रोरी, होठों पर पान की गहरी लाली। इन दोनों स्त्रियों को देखते ही बोला, सेठानी जी, पान खाती जाओ। रामकली ने चट सिर से चादर खिसका दी और फिर उसको एक अनुपम भाव से ओढ़कर हंसते हुए नैनों से बोली, अभी प्रसाद नहीं पाया? पनवाड़ी, आवो आवो, ये भी तो प्रसाद ही है। संतों के हाथ की चीज प्रसाद से बढ़कर होती है। ये आज तुम्हारे साथ कौन शक्ति है? ये हमारी सखी है। बहुत अच्छा जोड़ा है, धन्य भाग जो दर्शन हुआ। रामकली दुकान पर टमक गई और शीशे में देख देख अपने बाल संवारने लगी। उधर पनवाड़ी ने चांदी के वरक लपेटे हुए बीड़े फुर्ती से बनाए और रामकली की तरफ बढ़ाया। जब वो लेने को झुकी तो उसने अपना हाथ खींच लिया और हंसकर बोली, तुम्हारी सखी ले तो दे। रामकली, मुंह बनवाओ मुंह। पान लेकर, लो सखी पान खाओ। पूर्णा, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हारी क्या कोई सास बैठी है जो कोसेगी? मेरी तो सास मना करती है, मगर मैं उस पर भी प्रतिदिन पान खाती हूँ। तुम्हारी आदत होगी, मैं पान नहीं खाती। आज मेरी खातिर से खाओ, तुम्हें कसम है। रामकली ने बहुत हट की, मगर पूर्णा ने गिलोरियां ना ली। पान खाना उसने सदा के लिए त्याग दिया था। इस समय तक धूप बहुत तेज हो गई थी। रामकली से बोली, किधर है तुम्हारा मंदिर? वहां चलते चलते तो सांझ हो जाएगी। रामकली, अगर ऐसे दिन कट जाता तो फिर रोना काहे को था। पूर्णा चुप हो गई। उसको फिर बाबू अमृत राय के पैर फिसलने का ध्यान आ गया और फिर मन में ये प्रश्न आया कि कहीं आज वो गिर पड़ते तो क्या होता। इसी सोच में थी कि निदान रामकली ने कहा, लो सखी, आ गया मंदिर। पूर्णा ने चौंक कर दाहिनी ओर जो देखा तो एक बहुत ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर 2 बड़े बड़े पत्थर के शेष बने हुए थे और सैकड़ों आदमी भीतर जाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे थे। रामकली पूर्णा को इस मंदिर में ले गई। अंदर जाकर क्या देखती है? पक्का चौड़ा आंगन है जिसके सामने से एक अंधेरी और संकरी गली देवी जी के धाम को गई है। दाहिनी ओर एक बारादरी है जो अति उत्तम रीति पर सजी हुई है। यहाँ एक युवा पुरुष पीला रेशमी कोट पहने, सिर पर खूबसूरत गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे, तकिया मसनद लगाए बैठे हैं। पेचवान लगा हुआ है। उस युवा पुरुष के सामने एक सुघर कामिनी सिंगार किए विराज रही है। उसके इधर उधर सपर्दाए बैठे हुए स्वर मिला रहे हैं। सैकड़ों आदमी बैठे हैं और सैकड़ों खड़े हैं। पूर्णा ने ये रंग देखा तो चौंक कर बोली, सखी, ये तो नाचघर सा मालूम होता है। तुम कहीं भूल तो नहीं गई? रामकली ने मुस्कुरा कर कहा, चुप, ऐसे भी कोई कहता है? यही तो देवी जी का मंदिर है। वो बारादरी में महंत जी बैठे हैं। देखती हो कैसा रंगीला जवान है। आज शुक्रवार है। हर शुक्रवार को यहाँ रामजनी का नाच होता है। इसी बीच में एक ऊंचा आदमी आता दिखाई दिया। कोई 6 फुट का कद था। गोरा चिट्टा, बालों में कंघी की हुई, मुंह में पान भरे, माथे पर विभूति रमाए, गले में बड़े बड़े दानों की रुद्राक्ष की माला पहने, कंधे पर एक रेशमी रुबट्टा रखे, बड़ी बड़ी और लाल आंखों से इधर उधर ताकता इन दोनों स्त्रियों के समीप आकर खड़ा हो गया। रामकली ने उसकी तरफ कटाक्ष से देखकर कहा, क्यों बाबा इंद्रदत्त, कुछ प्रसाद वर्षाद नहीं बनाया? इंद्र, तुम्हारी खातिर सब हाजिर है। पहले चलकर नाच तो देखो। ये कंचनी कश्मीर से बुलाई गई है। महंत जी बेढब रिझे हैं। 1000 रुपया इनाम दे चुके हैं। रामकली ने ये सुनते ही पूर्णा का हाथ पकड़ा और बारादरी की ओर चली। बेचारी पूर्णा जाना न चाहती थी, मगर वहां सबके सामने इनकार करते भी ना बनता था। जाकर एक किनारे खड़ी हो गई। सैकड़ों औरतें जमा थी, एक से एक सुंदर गहनों से लदी हुई। सैकड़ों मर्द थे, एक से एक गबरू उत्तम कपड़े पहने हुए। सब के सब एक ही में मिलजुल कर खड़े थे। आपस में बोलियां बोली जाती थी, आंखें मिलाई जाती थीं। औरतें मर्दों में, मर्द औरतों में। ये मेलजोल पूर्णा को न भाया। उसका हियाव न हुआ कि भीड़ में घुसे। वो एक कोने में बाहर ही दुबक गई। मगर रामकली वहां घुसी और वहां कोई आध घंटे तक उसने खूब गुलछर्रे उड़ाए। जब वो निकली तो पसीने में डूबी हुई थी। तमाम कपड़े मसल गए थे। पूर्णा ने उसे देखते ही कहा, क्यों बहन, पूजा कर चुकी? अब भी घर चलोगी या नहीं? रामकली ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम बाहर खड़ी रह गई क्या? जरा अंदर चलकर देखो क्या बाहर है। ईश्वर जाने कंचनी गाती क्या है, दिल मसोस लेती है। पूर्णा,
दर्शन भी किया या इतनी देर केवल गाना ही सुनती रही? दर्शन करने आती है मेरी बला? यहाँ तो दिल बहलाने से काम है। 10 आदमी देखे, 10 आदमियों से हंसी दिल लगी की। चलो मन आन हो गया। आज इंद्रदत्त ने ऐसा उत्तम प्रसाद बनाया है कि तुमसे क्या बखान करूं। क्या है, चरणामृत? हाँ, चरणामृत में बूटी मिला दी गई है। कैसी बूटी? इतना भी नहीं जानती? बूटी भंग को कहते हैं। ऐ है, तुमने भंग पी ली? यही तो प्रसाद है देवी जी का, इसको पीने में क्या हर्ज है? सभी पीते हैं, कहो तुमको भी पिलवाऊं? नहीं बहन, मुझे क्षमा करो। इधर यही बातें हो रही थी कि 10-15 आदमी बारादरी से आकर इनके आसपास खड़े हो गए। पूर्णा की तरफ इशारा करते हुए एक बोला, अरे यारो, ये तो कोई नया स्वरूप है। दूसरा, जरा बच के चलो, बचकर। इतने में किसी ने पूर्णा के कंधे से धीरे से एक ठोका दिया। अब वो बेचारी बड़ी फेर में पड़ी। जिधर देखती है आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं। कोई इधर से हंसता है, कोई उधर से आवाजें कसता है। रामकली हंस रही है, कभी चादर को खिसकाती है, कभी दुपट्टे को संभालती है। एक आदमी ने उससे पूछा, सेठानी जी ये कौन है? रामकली, ये मेरी सखी है, जरा दर्शन कराने को लाई थी। दूसरा, इन्हें अवश्य लाया करो। ओहो, कैसा खुलता हुआ रंग है। बारे किसी तरह इन आदमियों से छुटकारा हुआ। पूर्णा घर की ओर भागी और कान पकड़े कि आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमा से अध्याय 7, अब कभी मंदिर न जाऊंगी। अगला अध्याय है अध्याय 8, कुछ और बातचीत, जल्दी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 8, कुछ और बातचीत। कथावाचक सोनम। पूर्णा ने कान पकड़े कि अब मंदिर कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे मंदिरों पर दई का कोप भी नहीं पड़ता। उस दिन से वो सारे दिन घर पर ही बैठी रहती। समय काटना पहाड़ हो जाता। न किसी के यहाँ आना न जाना, न किसी से भेंट न मुलाकात, न कोई काम न धंधा। दिन कैसे कटे? पढ़ी लिखी तो अवश्य थी, मगर पढ़े क्या? 2-4 किस्से कहानी की पुरानी किताबें पंडित जी के संदूक में पड़ी हुई थी, मगर उनकी तरफ अब देखने को जी भी नहीं चाहता था। कोई ऐसा ना था जो बाजार से उसके पढ़ने के लिए किताबें लाए। बिल्लो बेचारी दूसरे सौदे तो बाजार से ले आती, मगर वो किताबों का मोल क्या जाने। 2-1 बार जी में आया कि कोई पुस्तक प्रेमा के घर से मंगवाए, मगर फिर कुछ समझकर चुप ही रही। बेल बूटे बनाना उसको आते ही ना थे कि उससे जी बहलाए। हाँ, सीना आता था, मगर सिए किसके कपड़े? नित्य इस तरह बेकाम बैठे रहने से वो हरदम कुछ उदास सी रहा करती। हाँ, कभी कभी पंडाइन और चौबाइन अपने चेले चापड़ों के साथ आकर कुछ सिखावन की बातें सुना जाती थीं, मगर जब कभी वो कहती कि बाबू अमृत राय का आना ठीक नहीं, तो पूर्णा साफ साफ कह देती कि मैं उनको आने से नहीं रोक सकती और ना ही कोई ऐसा बर्ताव कर सकती हूँ जिससे वो समझे कि मेरा आना इसको बुरा लगता है। सच तो यह है कि पूर्णा के हृदय में अब अमृत राय के लिए प्रेम का अंकुर जमने लगा था। यद्यपि वो अभी तक यही समझती थी कि अमृत राय यहाँ दया की राह से आया करते हैं, मगर नहीं मालूम क्यों वो उनके आने जाने का एक एक दिन गिना करती, और जब इतवार आता तो सवेरे ही से उनके शुभागमन की तैयारियां होने लगती। बिल्लो बड़े प्रेम से सारा मकान साफ करती, कुर्सियां और तस्वीरों पर से 7 दिन की जमी हुई धूल मिट्टी दूर करती। पूर्णा खुद भी अच्छे और साफ कपड़े पहनती। अब उसके दिल में आप ही आप बनाव श्रृंगार करने की इच्छा होती थी, मगर दिल को रोकती। जब बाबू अमृत राय आ जाते तो उसका मलिन मुख कुंदन की तरह चमकने लगता। उसकी प्यारी सूरत और भी अधिक प्यारी मालूम होने लगती। जब तक बाबू साहब बैठे रहते उसे अपना सारा घर भरा मालूम होता। वो इसी कोशिश में रहती कि ऐसी क्या बात करूं जिससे वो प्रसन्न होकर घर को जावें। बाबू साहब ऐसे हंसमुख थे कि रोते को भी एक बार हंसा देते। यहाँ वो खूब बुलबुल की तरह चहकते, कोई ऐसी बात ना कहते जिससे पूर्णा दुखित हो। जब उनके चलने का समय आता तो वो कुछ उदास हो जाती। बाबू साहब इसे ताड़ जाते और पूर्णा की खातिर से कुछ देर और बैठते। इसी तरह कभी कभी घंटों बीत जाते। जब दिया में बत्ती पड़ने की बेला आती तो बाबू साहब चले जाते। पूर्णा कुछ देर इधर उधर बौखलाई घूमती, जो बातें हुई उसको मन में दोहराती। ये समय उस आनंददायक स्वप्न सा जान पड़ता था जो आंखों के खुलते ही बिलाए जाता है। इस तरह कई मास और बीत गए और आखिर में जो बात अमृत राय के मन में थी वो पूरी हुई। अर्थात पूर्णा को अब मालूम होने लगा कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत समाती जाती है और उनका दिल भी मेरी मोहब्बत से खाली नहीं। अब पूर्णा पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगी। हाय ओ बोरे मन,
क्या एक बार प्रीति लगाने से तेरा जी नहीं भरा जो तू फिर ये रोग पाल रहा है? तुझे कुछ मालूम है कि इस रोग की औषध क्या है? जब तू ये जानता है तो फिर क्यों, किस आशा पर स्नेह बढ़ा रहा है? और बाबू साहब, तुमको क्या कहना मंजूर है? तुम क्या करने पर आए हो? तुम्हारे जी में क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि ये अग्नि धधकेगी तो फिर बुझाए ना बुझेगी? मुझ में ऐसा कौन सा गुण है? कहाँ की बड़ी सुंदरी हूँ जो तुम प्रेमा, प्यारी प्रेमा को त्याग देते हो? वो बार बार मुझको बुलाती है। तुम ही बताओ कौन मुंह लेकर उसके पास जाऊं? और तुम तो आग लगाकर दूर से तमाशा देखोगे, इसे बुझाएगा कौन? बेचारी पूर्णा इन्हीं विचारों में डूबी रहती। बहुत चाहती कि अमृत राय का ख्याल न आने पावे, मगर कुछ बस न चलता। अपने दिल का परिचय उसको एक दिन यो मिला कि बाबू अमृत राय नियत समय पर नहीं आए। थोड़ी देर तक तो वो उनकी राह देखती रही, मगर जब वो अभी भी न आए तब तो उसका दिल कुछ महसूसने लगा। बड़ी व्याकुलता से दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और आध घंटे तक कान लगाए खड़ी रही। फिर भीतर आई और मन मारकर बैठ गई। चित्त की कुछ वही अवस्था होने लगी जो पंडित जी के दौरे पर जाने के वक्त हुआ करती। शंका हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए। मेहरी से कहा, बिल्लो जरा देखो तो बाबू साहब का जी कैसा है। नहीं मालूम मेरा दिल क्यों बैठा जाता है। बिल्लो लपकी हुई बाबू साहब के बंगले पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि वो आज 2-3 नौकरों को साथ लिए बाजार गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। पुराना बूढ़ा कहार आधी टांगों तक धोती बांधे सिर हिलाता हुआ आया और कहने लगा, बेटा बड़ा खराब जमाना आवा है। 1000 का सौदा होए तो 2000 का सौदा होए तो हम ही ले आवत रहें। आज खुद आप गए हैं। भला इतने बड़े आदमी का अस चाहत रहा। बाकी फिर सब अंग्रेजी जमाना आया है। अंग्रेजी पढ़ पढ़ के जौन न होए तौन अचरज नहीं। बिल्लो बूढ़े कहार के सिर हिलाने पर हंसती हुई घर को लौटी। इधर जब से वो आई थी पूर्णा की विचित्र दशा हो रही थी। विकल हो होकर कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती, किसी तरह चैन ही ना आता। जान पड़ता कि बिल्लो के आने में देर हो रही है कि इतने में जूते की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर द्वार पर आई और बाबू साहब को टहलते हुए पाया तो मानो उसको कोई धन मिल गया। झटपट भीतर से किवाड़ खोल दिए, कुर्सी रख दी और चौखट पर सिर नीचा करके खड़ी हो गई। अमृत राय, बिल्लो कहीं गई है क्या? पूर्णा ने लजाते हुए कहा। हाँ, आप ही के यहाँ तो गई है। मेरे यहाँ कब गई? क्यों, कुछ ज़रूरत थी? आपके आने में विलम्ब हुआ तो मैंने समझा शायद जीना अच्छा हो, उसको देखने के लिए भेजा। अमृत राय ने प्यार से देखकर कहा, बीमारी चाहे कैसी ही हो, वो मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। ज़रा बाजार चला गया था, वहाँ देर हो गई। ये कहकर उन्होंने एक दफ़े ज़ोर से पुकारा, सुखई अंदर आओ। और 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक के हाथ में एक संदूक था और दूसरे के हाथ में तह किए हुए कपड़े। सब सामान चौकी पर रख दिया। बाबू साहब बोले, पूर्णा, मुझे पूरी आशा है कि तुम ये 2-4 मामूली चीज़ें लेकर मुझे कृतार्थ करोगी। ये देर में आने का जुर्माना है। पूर्णा अचंभे में आ गई। ये क्या? ये तो फिर वही स्नेह बढ़ाने वाली बातें हैं, और इनको खरीदने के लिए आप ही बाजार गए थे। अमृत राय, तुम्हारे दिल में जो है वो मैं जानती हूँ, मेरे दिल में जो है वो तुम भी जानते हो, मगर इसका नतीजा, इसमें संदेह नहीं कि इन चीज़ों की पूर्णा को बहुत ज़रूरत थी। पंडित जी की मोल ली हुई साड़ियाँ अब तक लंगे तंगे चली थीं, मगर अब पहनने को कोई कपड़े न थे। उसने सोचा था कि अब की जब बाबू साहब के यहाँ मासिक तनख्वाह मिलेगी तो मामूली साड़ियाँ मंगा लूँगी। उसे ये क्या मालूम था कि बीच में बनारसी और रेशमी साड़ियों का ढेर लग जाएगा। पहले तो वो स्त्रियों की स्वाभाविक अभिलाषा से इन चीज़ों को देखने लगी, मगर फिर ये चेत कर कि मेरा इस तरह इन चीज़ों पर गिरना उचित नहीं है, वो अलग हट गई और बोली, बाबू साहब, इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मगर ये भारी भारी जोड़े मेरे किस काम के? मेरे लिए मोटी झोटी साड़ियाँ चाहिए। मैं इन्हें पहनूंगी तो कोई क्या कहेगा? अमृत राय, तुमने ले लिया, मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मैं कुछ नहीं जानता। इतने में बिल्लो पहुंची और कमरे में बाबू साहब को देखते ही निहाल हो गई। जब चौकी पर दृष्टि पड़ी और इन चीज़ों को देखा तो बोली, क्या आप इनके लिए बाजार गए थे? बूढ़ा कहा रो रहा था कि मेरी दस्तूरी मारी गई। अमृत राय ने दबी जबान से कहा, वो सब कहार मेरे नौकर हैं, मेरे लिए बाजार से चीज़ें लाते हैं। तुम्हारे सरकार का मैं चाकर हूँ। बिल्लो ये सुनकर मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। पूर्णा के कान में भी भनक पड़ गई थी। बोली, उल्टी बात ना कहिए, मैं तो खुद आपकी चेरियों की चेरी हूँ। इसके बाद इधर उधर की कुछ बातें हुई। माघ पूस के दिन थे, सर्दी खूब पड़ रही थी। बाबू साहब देर तक ना बैठ सके और 8 बजते बजते वो अपने घर को सिधारे।
उनके चले जाने के बाद पूर्णा ने जो संदूक खोला तो दंग रह गई। स्त्रियों के श्रृंगार की सब सामग्रियां मौजूद थी और जो चीज थी सुंदर और उत्तम थी। आईना, कंघी, सुगंधित तेलों की शीशियां, भांति भांति के इत्र, हाथों के कंगन, गले का चंद्रहार, जड़ाऊ चूड़ियां, एक रुपहला पानदान, लिखने पढ़ने के सामान से भरी एक संदूकची, किस्से कहानी की किताबें, इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें बड़ी उत्तम रीति से सजाकर धरी हुई थी। कपड़ों का बैठन खोला तो अच्छी से अच्छी साड़ियां दिखाई दी, शरबती, धानी, गुलाबी, उन पर रेशम के बेलबूटे बने हुए, चादरें भारी सुनहरे काम की। बिल्लो इन चीजों को देख देख फूली न समाती थी। बोली, बहू, ये सब चीजें तुम पहनोगी तो रानी हो जाओगी, रानी। पूर्णा ने गिरी हुई आवाज में कहा, कुछ भंग खा गई हो क्या बिल्लो? मैं ये चीजें पहनूंगी तो जीती बचूंगी? चौबाइन और सेठानी ताने दे देकर जान ले लेंगी। बिल्लो, ताने क्या देंगी, कोई दिल लगी है? इसमें उनके बाप का क्या इजारा कोई उनसे मांगने जाता है? पूर्णा ने मेहरी को आश्चर्य की आंखों से देखा। यही बिल्लो जो अभी 2 घंटे पहले चौबाइन और पंडाइन से सम्मति करती थी और मुझे बार बार पहनने उड़ने से बर्जा करती थी, यकायक ये क्या काया पलट हो गई? बोली, कुछ संसार के कहने की भी तो लाज है। बिल्लो, मैं ये थोड़ा ही कहती हूँ कि हरदम ये चीजें पहना करो। जब बाबू साहब आवे थोड़ी देर के लिए पहन लिया। पूर्णा ने लजा कर कहा, यह श्रृंगार करके मुझसे उनके सामने क्यों कर निकला जाएगा? तुम्हें याद है एक बार प्रेमा ने मेरे बाल गूंथ दिए थे? तुमसे क्या कहूँ, उस दिन वो मेरी तरफ ऐसे ताकते थे जैसे कोई किसी पर जादू करे। नहीं मालूम क्या बात है कि उसी दिन से जब कभी मेरी ओर देखते हैं तो मेरी छाती धड़ धड़ करने लगती है। मुझसे जानबूझकर फिर ऐसी भूल ना होगी। बिल्लो, बहू, उनकी मर्जी ऐसी ही है तो फिर क्या करोगी? इन्हीं चीज़ों के लिए वो कल बाजार गए थे। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, मगर इन्हें आप जाकर लाए। तुम इनको ना पहनोगी तो वो अपने दिल में क्या कहेंगे? पूर्णा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बिल्लो, बाबू अमृत राय नहीं मालूम क्या करने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वो मुझसे दिन दिन अधिक प्रेम बढ़ाते जाते हैं और मैं अपने दिल को क्या कहूं। तुमसे कहते लज्जा आती है। वो अब मेरे कहने में नहीं रहा। मोहल्ले वाले अलग बदनाम कर रहे हैं। ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। बिल्लो ने इसका कुछ जवाब न दिया। पूर्णा ने भी उस दिन खाना न बनाया। सांझ ही से जाकर चारपाई पर लेट रही। दूसरे दिन सुबह को उठकर उसने वो किताबें पढ़नी शुरू की जो बाबू साहब लाए थे। ज्यों ज्यों वो पढ़ती उसको ऐसा मालूम होता कि कोई मेरे दुख की कहानी कह रहा है। इनके पढ़ने में जो जी लगा तो फिर दूसरी बातों की चिंता जाती रही। सारा हफ्ता उसने पढ़ने में ही काटा। आखिर फिर इतवार आया। दिन निकलते ही बिल्लो ने हंसकर कहा, आज बाबू साहब के आने का दिन है। पूर्णा ने अनजान बनकर कहा, फिर? आज तुमको गहने जरूर पहनने पड़ेंगे। पूर्णा ने दबी आवाज में कहा, आज तो मेरे सिर में दर्द हो रही है। नौज, तुम्हारे बैरी का सिर दर्द करे, इस बहाने से पीछा ना छूटेगा। पूर्णा, और किसी ने जो मुझे ताना दिया तो तुम जानना। ताना कौन राड़ देगी? सवेरे ही से बिल्लो ने पूर्णा का बनाव श्रृंगार करना शुरू किया। महीनों से सिर न मला गया था, आज सुगंधित मसाले से मला गया, तेल डाला गया, कंघी की गई, बाल गूथे गए। और जब तीसरे पहर को पूर्णा ने गुलाबी कुर्ती पहनकर उस रेशमी काम की शरबती साड़ी पहनी, गले में हार और हाथों में कंगन सजाए तो सुंदरता की मूर्ति मालूम होने लगी। आज तक कभी उसने ऐसे रत्न जड़ित गहने और बहुमूल्य कपड़े न पहने थे और न कभी ऐसी सुघर मालूम हुई थी। वो अपने मुखार बिंद को आप देखकर लजाती भी थी और कुछ प्रसन्न भी होती थी और कुछ सोच भी करती थी। जब सांझ हुई तो पूर्णा कुछ उदास हो गई। तिस पर भी उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी और वो चौंक कर ताकती थी कि कहीं अमृत राय तो नहीं आ गए। 5 बजते बजते और दिनों से सवेरे बाबू अमृत राय आए। कमरे में बैठे बिल्लो से कुशल आनंद पूछा और ललचाई हुई आंखों से अंदर के दरवाजे की तरफ ताकने लगे, मगर वहां पूर्णा न थी। कोई 10 मिनट तक तो उन्होंने चुपचाप उसकी राह देखी, मगर जब अब भी न दिखाई दी तो बिल्लो से पूछा, क्यों मेहरी, आज तुम्हारी सरकार कहाँ है? बिल्लो ने मुस्कुराकर कहा, घर ही में तो है, तो आई क्यों नहीं? आज क्या कुछ नाराज हैं? हाँ, उनका मन जाने। जरा जाकर लिवा लाओ, अगर नाराज हो तो चलकर मनाऊं। ये सुनकर बिल्लो हंसती हुई अंदर गई और पूर्णा से बोली, बहू उठोगी या आप ही मनाने आते हैं? बिल्लो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाकर कह दो बीमार है। बीमारी का बहाना करोगी तो वो डॉक्टर को लेने चले जाएंगे। अच्छा कह दो सो रही हैं, तो क्या वो जगाने ना आएंगे? अच्छा बिल्लो, तुम ही कोई बहाना कर दो जिससे मुझे जाना ना पड़े।
मैं जाकर कह देती हूँ कि वो आपको बुलाती हैं। पूर्णा को कोई बहाना ना मिला। वो उठी और शर्म से सिर झुकाए, घूंघट निकाले, बदन को चुराती, लजाती, बल खाती, एक हाथ में गिलौरी दान लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अमृत राय ने जब देखा तो अचंभे में आ गए। आंखें चौंधी आ गईं। 1 मिनट तक तो वो इस तरह ताकते रहे जैसे कोई लड़का खिलौने को देखे। इसके बाद मुस्कुराकर बोले, ईश्वर तू धन्य है। पूर्णा लजाती हुई, आप कुशल से थे? अमृत राय ने तिरछी निगाहों से देखकर कहा, अब तक तो कुशल से था, मगर अब खैरियत नहीं नजर आती। पूर्णा समझ गई। अमृत राय की रंगीली बातों का आनंद लेते लेते वो बोलने में निपुण हो गई थी। बोली, अपने किए का क्या इलाज? क्या किसी को अपनी जान से बैर है? पूर्णा ने लजाकर मुंह फेर लिया। बाबू साहब हंसने लगे और पूर्णा की तरफ प्यार की निगाहों से देखा। उसकी रसिक बातें उनको बहुत भाईं। कुछ काल तक और ऐसी ही रस भरी बातें होती रहीं। पूर्णा को इस बात की सुधि भी ना थी कि मेरा इस तरह बोलना चालना मेरे लिए उचित नहीं है। उसको इस वक्त ना पंडाइन का डर था, ना पड़ोसियों का भय। बातों ही बातों में उसने मुस्कुराकर अमृत राय से पूछा, आपको आजकल प्रेमा का कुछ समाचार मिला है? नहीं पूर्णा, मुझे इधर उसकी कोई खबर नहीं मिली। हाँ, इतना जानता हूँ कि बाबू दाननाथ से ब्याह की बातचीत हो रही है। बाबू दाननाथ तो आपके मित्र हैं। मित्र भी हैं और प्रेमा के योग्य भी हैं। ये तो मैं न मानूंगी। उनका जोड़ है तो आप ही के साथ। हाँ, आपका ब्याह भी तो कहीं ठहरा था। हाँ, कुछ बातचीत तो हो रही थी। कब तक होने की आशा है? देखें, जब भाग्य जागता है। मैं बहुत जल्दी मचा रहा हूँ। तो क्या उधर से ही खिंचाव है? आश्चर्य की बात है। नहीं पूर्णा, मैं ज़रा भाग्यहीन हूँ। अभी तक सिवाय बातचीत होने के और कोई बात तय नहीं हुई। पूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अवश्य न्योता दीजिएगा। तुम्हारे ही हाथों में तो सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो मेरे सिर सेहरा बहुत जल्द बंध जाए। पूर्णा भौचक होकर अमृत राय की ओर देखने लगी। उनका आशय अब की बार भी वो न समझ सकी। बोली, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। मुझसे जहां तक हो सकेगा उठाना रखूंगी। अमृत राय, इन बातों को याद रखना पूर्णा। ऐसा ना हो कि भूल जाओ तो मेरे सब अरमान मिट्टी में मिल जाएं। ये कहकर बाबू अमृत राय उठे और चलते समय पूर्णा की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मानो विनय कर रही हो कि जरा देर और बैठ जाओ। मगर अमृत राय को कोई जरूरी काम था। धीरे धीरे से वो उठ खड़े हुए और बोले, जी तो नहीं चाहता कि यहां से जाऊं, मगर आज कुछ काम ही ऐसा पड़ाया है। और चल दिए। पूर्णा खड़ी रोती रह गई।